कामरान भाई आप देखें आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है? जो बेसिक्स हैं वो जितनी हद तक जो है ना वो समझ लग सकें, क्लियर हो जाए, ताकि आपको जो है ना एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करें। तो मैंने 2 चैप्टर्स का कहा था, उसमें से जो पहला है वो स्टडी डिज़ाइन है। तो बेसिकली स्टडी डिज़ाइन क्या होता है, और स्टडी कौन-सी है वो क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है, ये सबसे पहले जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी किस्म की जो रिसर्च की जाती है, या किसी भी किस्म का जो काम किया जाता है रिसर्च के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम एक साइंटिफिक पेपर में लिखते हैं और उसको हम स्टडी कहते हैं, और वो स्टडीज़ को हम आगे फर्दर जो है ना यूज़ करते हैं। तो बात ये है कि आपको क्या ज़रूरत है इसकी, बीइंग अ फार्मासिस्ट या फार्माकोथेरेपी स्पेशलाइजेशन में या किसी भी स्पेशलिटी में आपको इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत आपको इसीलिए है कि इन केस कि आपके पास कोई हॉस्पिटल में पेशेंट ऐसा आता है, जिसके अंदर जिसके अंदर आपके पास कोई इस किस्म का केस ऐसा आता है जो रेयर केस है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसका एविडेंस आपको किसी भी अप टू डेट से, मेडस्केप से या किसी भी जगह से आपको नहीं मिलता, तो आपको जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनको सर्च करना पड़ता है। तो जब आप रिसर्च आर्टिकल को सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आपके क्वेश्चन का आंसर पॉसिबिलिटी है कि वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ना नहीं आता, या उस डाटे को यूज़ करना नहीं आता, इस्तेमाल करना नहीं आता अपनी फील्ड में, तो वो रिसर्च आर्टिकल आपके लिए बिल्कुल बेकार साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ड्रग इंफॉर्मेशन के अंदर जो सा है एविडेंस बेस्ड स्टडी के लिए आपको इस स्टडी डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं स्टडी डिज़ाइन में, और किस किस तरह की जो सी है ना रिसर्च डिज़ाइंस होती हैं। तो पर्पस दो किस्म का होता है, या तो डिस्क्रिप्शन होती है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है या एनालाइज किया जाता है। टाइम ओरिएंटेड होती है, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ होती हैं, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ होती हैं। जो प्रोस्पेक्टिव होती है वो आज से स्टार्ट होती है और फ्यूचर में जाती है, और जो रेट्रोस्पेक्टिव होती है वो पास्ट बेस के ऊपर होती है। 1 मिनट कर दीजिएगा।
सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव जोन सी है वो आज आप स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर में उसके रिजल्ट मिलते हैं, जो जबकि जो रेट्रोस्पेक्टिव होती है, जो पास्ट डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है आप उसको देखते हैं, इसको आप प्रेजेंट में या इसको फ्यूचर में नहीं देखते। तो इन्वेस्टिगेटर ओरिएंटेशन दो किस्म की होती है, कि इंटरवेंशनल होती है कि आप कोई इंटरवेंशन करते हैं, कोई किसी भी किस्म का चेंज लेके आते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं, या क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है, मतलब इट्स अ फॉल्स एक्सपेरिमेंट, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट नहीं होता लेकिन आप उसको कंसीडर एज एन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल होती हैं या जिन्हें आप इंटरवेंशनल कहते हैं, उसमें दो किस्म की होती हैं। एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं जो कि बहुत फेमस हैं, RCTs। आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि हमने एक शख्स को कंट्रोल ग्रुप में रखा और एक जोन सा है हमारे पास ड्रग ग्रुप है, और वो दो किस्म की होती हैं। तो उसके अंदर जोन सा है हम रेंडमली डिवाइड करते हैं पेशेंट और उनको रेंडमली मेडिसिन देते हैं। तो और दूसरी होती है ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स। जो होते हैं वो ऐसे ट्रायल्स होते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी पेशेंट को, मतलब ये कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये इस इन्वायरमेंट में मौजूद है तो उसके ऊपर उसका क्या, और एक एग्जाम्पल नहीं मौजूद है तो उसका क्या इफेक्ट है। तो अब हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस बताते हैं कि अगर आपको कभी भी पता ये करना हो कि आपके पास जो आर्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो जो आइडियाज, ओपिनियन और रिव्यूज होते हैं वो लीस्ट ये स्ट्रेंथ होती है इनकी, जबकि अगर आप ऊपर जाते रहें तो सिस्टमेटिक और आपके जो RCTs होते हैं इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये इनकी हायरार्की है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टडीज़ हैं और इसके अंदर जो सा है ना क्या क्या होता है, डिफरेंसेस क्या हैं इनके। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है कि आप किसी भी स्टडी को ये देखना चाहते हैं कि ये स्टडी कितनी वैलिड है, कितनी स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो वैलिडिटी दो किस्म की होती है, एक होती है इंटरनल वैलिडिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है वो स्टडी के अंदर ही मौजूद होती है। मतलब आपको अगर एक स्टडी मैं बताता हूँ कि जी हमने इस तरीके से ये स्टडी करनी है, तो आपको उसकी इंटरनल वैलिडिटी का पता लग सकता है। कैसे पता लगेगा? कि आप देखेंगे कि स्टडी का डिज़ाइन कैसा है, कि क्या स्टडी अपने डिज़ाइन पे के मुताबिक है या नहीं है, या आपने उसमें जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया है वो टेस्ट करेक्ट है या नहीं है, या आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसका साइज ठीक है या नहीं है ठीक। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल वैलिडिटी इसकी बताती हैं। तो अगर किसी भी चीज़ की का स्टडी डिज़ाइन ही ठीक नहीं होगा या उसका टेस्ट ही सही नहीं लगाया जाएगा तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी वीक होगी। ठीक है। और उसमें हमने कुछ चीज़ों को हमने ठीक लेके चलना होता है, जिस तरह हमने बाइसनेस को ख़त्म करना होता है, कंफाउंडिंग को ख़त्म करना होता है। बाइसनेस और कंफाउंडिंग क्या होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये भी आगे आ जाएगा। आगे आ जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? जो स्टडी के बाहर है। स्टडी के बाहर है मतलब ये कि आप क्या इस स्टडी को दूसरी जगह पर या किसी नई ग्राउंड्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी हमने ड्रग ए ली है और ड्रग ए का ये इम्पैक्ट आया, तो ड्रग बी ली है और इसका ये इम्पैक्ट आया, मैंने ये स्टडी जो सी पब्लिश कर दी है, तो क्या आप इस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या ये आप अपने हॉस्पिटल में ट्रायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये एक्सटर्नल वैलिडिटी बताती है। तो इफ इट कैन बी अप्लाइड टू अदर ग्रुप्स, पेशेंट्स और सिस्टम के, मतलब सिस्टम से बाहर और उससे के बाहर जो सा है, और ये जनरलाइजेबिलिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस को इसकी शो करती है। तो वेरी क्लियर है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई एम्बिग्युइटी होनी चाहिए। इंटरनल स्टडी के अंदर, एक्सटर्नल उसके बाहर है। इंटरनल जोन सी है वो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है और एक्सटर्नल ये बताती है कि क्या ये स्टडी दूसरी जगह पे अप्लाई हो सकी है या नहीं हो सकी। तो बाइसनेस क्या होती है? देखें, हम बाज़ औक़ात कह देते हैं कि यार आप यहाँ पे बाइस हो रहे हैं, तो ये बेसिकली वही वर्ड है जो हम स्टडीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप कहीं पे एक एरर या कोई गलती कर बैठते हैं और उसकी वजह से जो स्टडी है उसकी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो वीक हो जाती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के अब इसके अंदर इन्होंने एग्जांपल दी है, सिलेक्शन बाइस है, ऑब्जर्वेशनल और इंफॉर्मेशनल बाइस है, रिकॉल है, इंटरव्यू बाइस और मिस क्लासिफिकेशन है। अब सिलेक्शन बाइस है मतलब ये कि मैंने अपने जो सैंपल जो सिलेक्ट किया है उसमें मैंने गलती कर दी है, कि मैं सैंपल को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सका।
ठीक है, तो मेरे से सिलेक्शन बाइसनेस हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरा एक सैंपल है और उसमें मैं ये कहता हूँ कि जी इन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है ए, और दूसरा सैंपल है उन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है बी। अब उन दो सैंपल्स के दरमियान में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होना चाहिए, सिर्फ इतना डिफरेंस होना चाहिए कि उसने ये ड्रग इस्तेमाल की है ए और इसने बी, बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। लेकिन इन केस कि अगर मैं सैंपल ए में सिर्फ मेल्स ले लेता हूँ और सैंपल बी में सिर्फ फीमेल्स ले लेता हूँ, तो मेरी सिलेक्शन ही गलत है, तो इसे हम सिलेक्शन बाइस कहते हैं। तो इसी तरह ऑब्जर्वेशनल बाइस है और इंफॉर्मेशन बाइस है कि आप किसी भी चीज़ की जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपसे किसी भी किस्म की गलती हो गई है। ठीक है, आपने वैल्यूज़ लेनी थी, रिकॉर्ड करनी थी, या वैल्यूज़ रिकॉर्ड करनी थी, या इंफॉर्मेशन पेशेंट की लेनी थी, उसकी प्रोफाइल लेनी थी, सीबीसी की प्रोफाइल लेनी थी, वो आपने नहीं ली, या शाम की मेडिसिन वो प्रोफाइल लेनी थी आपने सुबह के टाइम ले ली, या किसी भी किस्म की आपसे बाइसनेस हो गई है। रिकॉल क्या होता है? किसी भी चीज़ को याद करना। अब मैं एक पेशेंट से पूछता हूँ कि भाई आपने 5 साल पहले क्या कोई स्टीरॉइड इस्तेमाल किया है? अब ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत देर बाद नजर आते हैं। तो रिकॉल बाइसनेस हो सकती है कि पेशेंट मुझे कह दे कि यार मैंने नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि उसने किया हो, वो भूल गया हो। तो इसी तरह जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होती हैं, मतलब अगर एक औरत ने प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन यूज़ की है, उसकी वजह से उसके फिटस पे या उसके आफ्टर डिलीवरी उसके बेबी पे कोई बैड इम्पैक्ट आया है, तो अब हम रिकॉल करवा सकते हैं उस औरत को कि तुमने कोई टेट्रासाइक्लिन तो नहीं यूज़ किया था, तुमने कोई फ्लोरोक्विनोन्स तो नहीं इस्तेमाल किए थे, तुमने कोई ये वाली ड्रग तो नहीं इस्तेमाल की थी, वो तो नहीं किया था, ये तो नहीं किया था। तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या किसी भी वजह से, या शॉर्ट ऑफ मेमोरी का मतलब याददाश्त इंसान की इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से रिकॉल बाइसनेस हो जाती है। इंटरव्यूअर भी बाइस हो सकता है कि मैं इंटरव्यू, इसलिए नॉर्मली जब स्टडीज की जाती हैं अगर आपने देखा हो तो इंटरव्यूज जो होते हैं वो रिटन होते हैं। रिटन से मुराद है कि सवालात पहले से ही लिख लिए जाते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की बाइसनेस का सामना ना करना पड़े। तो आपने इंटरव्यूज जो से वो यूनिफॉर्म रखने होते हैं, किसी भी किस्म की कोई भी एरर इसमें नहीं आना चाहिए। इसी तरह डिफरेंशियल और नॉन डिफरेंशिएशन हो सकती है कि आप दो ग्रुप्स के दरमियान में डिफरेंशिएशन गलत कर चुके हों, या हो सकता है कि आपने डिफरेंसेस जो से है ना उनको हाईलाइट ना किया। अब बात यह है कि इस एरर को या इस बाइसनेस को आपने कंट्रोल कर सकते हैं। हम किस तरीके से इस बाइसनेस को ठीक कर सकते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले है डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ अ स्टडी पॉपुलेशन, कि आपने सबसे पहले जो स्टडी डिज़ाइन करनी है उसके अंदर आपने जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने हैं उसके अंदर आपने बहुत ख्याल करना है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिज़ाइन ही गलत हो। दूसरा है मीन ऑफ कलेक्टिंग डाटा। देखें, हो सकता है कि कुछ अब हम एक क्लास है कि आपको स्टैटिस्टिक्स की मिसालें सारी याद आ जाएंगी जितनी आप लोगों ने फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ी हैं, कि हम एक क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट देखते हैं, कोई लंबा भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट छोटा भी हो सकता है, तो हम उनकी एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसी तरह हम बाइसनेस को कम करने के लिए मीन निकाल सकते हैं उसका। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज एंड एक्सपोजर, क्या आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो सी है उसको आप दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से इंटरप्रिटेशन दोबारा से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एरर को कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी स्टडी के अंदर बाइसनेस ही कम होगी, उस स्टडी की इंटरनल वैलिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब एक और चीज आ जाती है जो बाइसनेस से मिलती जुलती है, उसका नाम है कंफाउंडिंग। कंफाउंडिंग क्या होती है? कंफाउंडिंग एक ऐसी चीज होती है जो आपकी स्टडी के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे आप डायबिटीज को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपने पेशेंट का वेट ही नहीं कैलकुलेट किया, आप बस इस चीज में पड़े रहे कि जी उसके जो सा है ना उसकी हिस्ट्री थी या नहीं थी, उसके पेरेंट्स को थी डायबिटीज या नहीं थी, या उसको ब्लड प्रेशर था या नहीं था। तो आपको ट्रू एसोसिएशन बीच में से एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेट का, कि ओवर वेट पीपल हैं या ओबीज है या ओबेसिटी है, उसका और इसका डायबिटीज की एसोसिएशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने मिस कर दिया।
एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने मिस कर दिया है उसको हम कंफाउंडिंग कहते हैं। तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? रेंडमाइजेशन कर सकते हैं, हम डिफरेंट किस्म के ग्रुप बना सकते हैं और रैंडमली उनको मेडिसिन दी जाती है। जिस तरह आपने वर्ड से अगर आप कैच करें, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कंट्रोल क्या है कि एक कंट्रोल ग्रुप है और एक ड्रग ग्रुप है, मतलब जिसको हमने ड्रग देनी है, और उसमें हमने रैंडमली मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसमें नॉर्मली ब्लाइंडिंग होती है, आपको नहीं पता होता या रिसर्चर को नहीं पता होता या पेशेंट को नहीं पता होता कि भाई उसको दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, प्लेसेबो इफेक्ट उसमें आता है या नहीं आता है। इसी तरह आप रिस्ट्रिक्शन करते हैं। रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, भाई इस ग्रुप को मैंने स्टडी में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो जब आप कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जी द स्टडी इंक्लूड द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द एज 16 to 60, क्योंकि 60 के ऊपर मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें आ जाती हैं और 16 के नीचे भी मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें आ जाती हैं। तो आप एडल्ट्स को लेना चाहते हैं लेकिन जीरियाट्रिक को नहीं लेना चाहते, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको। तो इसी तरह आप मैचिंग की बात करते हैं कि दो ग्रुप हैं, उन दोनों के अंदर मेडिसिन सेम है लेकिन वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से मैच करने चाहिए। उनके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होना चाहिए कि इनको मेडिसिन डिफरेंट मिली है लेकिन ये कम्प्लीटली एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो जब आप एनालिसिस करते हैं, जब आप रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें आप स्ट्रेटिफाई करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस निकालते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है और मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे की जाती है कि हम ग्रुप के अंदर फर्दर मजीद कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, कि जैसे मैं बैड वेदर के ऊपर या स्मोक का इफेक्ट जो सा है कि लाहौर है तो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसमें इम्पेक्ट देखना चाहता हूँ लोगों के अंदर कि इसमें इनका क्या इम्पेक्ट आया। तो मैं अब उसमें फर्दर स्ट्रेटिफिकेशन कर सकता हूँ कि स्मोकर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया और नॉन स्मोकर के ऊपर क्या इफेक्ट आया। मैं इसमें फर्दर स्ट्रेटिफिकेशन कर सकता हूँ कि जी इस एज के लोगों के अंदर क्या आया और इस एज के लोगों के अंदर क्या नहीं आया, या हाउस होल्ड लोगों के अंदर क्या आया या नहीं आया, या लाहौर के ऐसे एरियाज जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, कैंट के एरियाज हैं, वहाँ पे क्या इम्पेक्ट है, और दूसरी जो जगह है जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे क्या इम्पेक्ट है। तो इट विल बी अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रेटिफाई नहीं करूँगा तो मैं ये नहीं बता सकता कि इम्पैक्ट सेम है, या अगर वेरिएशन आ रही है तो वेरिएशन क्यों आ रही है। आप कहेंगे कि जी कुछ लोगों के तो लंग्स बिल्कुल क्लियर है और कुछ लोगों के अंदर जो सा है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन वगैरह पाई गई है, तो वो उसकी वजह ये आप इसका हल ये निकालते हैं, आप स्ट्रेटिफाई कर लेते हैं। दूसरा होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब डायबिटीज़ जो सी है ना, ये एक सिंगल फैक्टर डिजीज़ नहीं है। ये क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्ले कर रही होती हैं। इसके अंदर आपकी आपका वेट आ जाता है, आपकी जो सा है आप स्मोकर हैं या नहीं है, आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है, या आपको पास्ट हिस्ट्री आपकी कैसी है, या फूड इनटेक कैसा करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, मेल है फीमेल है, या जिस तरह अब आपको ये पता लगता है आहिस्ता आहिस्ता कि जी ये डिजीज़ मेल्स में ज़्यादा है या ये डिजीज़ फीमेल्स में ज़्यादा है, तो ये हमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस के थ्रू पता लगता है। तो फिर हम एनालिसिस जो सा है वो मल्टी फैक्टोरियल करते हैं। एक्चुअली इट्स अ सॉर्ट ऑफ मल्टी फैक्टोरियल, कि हम मल्टीपल फैक्टर्स इकट्ठे करते हैं और एक चीज़ के अंदर इनपुट कर देते हैं और फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं, जिससे हमारे आंसर जो से हैं वो निकल आते हैं। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉज, कि कॉज क्या होती है। ठीक है, तो कॉज हो सकता है कि इफेक्ट से पहले से मौजूद हो, ठीक है, तो वो उसको हम टेम्पोरलिटी कहते हैं। इसी तरह स्ट्रेंथ, इट्स अ पॉसिबिलिटी, इसने लिखा है, वैसे मैं पॉसिबिलिटी कहूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा, इंक्रीज विद द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि डिजीज की स्ट्रेंथ जो सी है वो रिलेशनशिप के साथ मैटर करती है, कि मतलब आप ये कहते हैं कि ये चीज़ इसके साथ रिलेटेड है, कि अगर ओबेसिटी ज़्यादा होगी तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज ज़्यादा होगा, ठीक है ना, या पॉसिबिलिटी ऑफ प्लॉजिबिलिटी ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा होगी। इसी तरह बायोलॉजिकल ग्रेडियंट है कि डोज रिस्पॉन्स के उसमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला है या नहीं मिला। कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशन ओवर द सेवरल थिंग्स, के उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है आपके रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है, और स्पेसिफिसिटी कितनी है कि सिंगल कॉज है या मल्टीपल कॉजेज हैं इसके अंदर। और प्लॉजिबिलिटी इज अगेन इट्स अ बायोलॉजिकली प्लॉसिबल, कि क्या ये बायोलॉजिकली इफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है।
तो इसी तरह एनालॉगी है और एक्सपेरिमेंट एट्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है या नहीं है। आगे हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, वो है जी केस रिपोर्ट। जो हमने सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ये अगर आप देखें जिसमें जो सबसे जो नीचे है वो एक आइडिया और ओपिनियन है, वो तो बहुत ही छोटे लेवल की स्टडी है। हम केस सीरीज और केस रिपोर्ट की बात करते हैं। तो केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स बेसिकली होते क्या हैं? आप अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपको एकदम से केस के बारे में पता लगता है कि यार ये केस बड़ा डिफरेंट है। आप उसके अंदर एक एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं मेडिसिन का, जो उससे पहले आपको कभी नज़र नहीं आया या आपके हॉस्पिटल में कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, या कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि ये बहुत कम देखने में मिली है, तो आप उस केस को रिपोर्ट कर देते हैं। तो उस केस को रिपोर्ट करने का मकसद क्या होता है कि अगर आप केस को रिपोर्ट करेंगे तो दुनिया में कहीं पर भी उस तरह का कोई केस होगा तो लोग उसको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे भी पेशेंट के अंदर यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये केस रिपोर्ट का फायदा होता है। तो अगर एक पेशेंट होगा तो केस रिपोर्ट है, अगर पेशेंट ज्यादा कर लेंगे तो उसको हम केस सीरीज कहेंगे। ठीक है ना? क्या आप ये कहते हैं कि इतने 10 पेशेंट थे और उनके अंदर ये चीज रिपोर्ट हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग जैसे कोरोना का इस टाइम चल रहा है, तो आप लोगों ने ये रिपोर्ट्स पहले स्टार्ट में आई कि जी इसमें जो ब्लड या सीरम लेवल है, ब्लड क्लॉटिंग जो सी है वो डिफर कर जाती है। तो वो सबसे पहली दफा जिसने रिपोर्ट किया होगा वो केस रिपोर्ट होगा। जिसने 10-15 पेशेंट को किया वो केस सीरीज बन गई, और अब उसके ऊपर जो है ना स्टडीज हाई लेवल पे स्टडी स्टार्ट हो गई। तो इट्स अ बेसिक स्टडी। तो ये किसी भी किस्म का रिलेशनशिप आपको नहीं बताती। इसका नुकसान सिर्फ इतना है, जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं बताती, या किसी भी किस्म का एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि क्यों है, लेकिन ये इतना बताती है कि इट डज एग्जिस्ट। तो ये आप समझ लें कि प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है वो केस रिपोर्ट आपको देती है। ये एक हाइपोथेसिस जनरेट करने के अंदर फायदा देती है। मैं स्टडी करने लगा हूँ तो मैं पहले कहूंगा जी इतने केस रिपोर्ट और इतने केस सीरीज में ये बताया गया है कि डायबिटीज का इस चीज से कोई ताल्लुक है, तो मैं अब इसको स्टडी करना चाहता हूँ। तो मेरी जो स्टडी होगी वो किसकी बेस पे होगी? वो केस रिपोर्ट या केस सीरीज के ऊपर होगी। किसी का माइक चल रहा है, माइक आयशा एंड जाहिद अगेन, या थैंक यू। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जो सी हैं वो बेसिकली दो किस्म की होती हैं। इसके अंदर एक आपकी केस कंट्रोल आ जाती है और एक कोहोर्ट आ जाती है। ठीक है, अब इसमें आपने ऑब्जर्व करना है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई मेडिसिन नहीं दी पेशेंट को, आपने खुद से कोई तजर्बा नहीं किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया पेशेंट को। तो इसमें दो किस्म की होती हैं। ये नॉर्मली स्टूडेंट्स इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें याद करने का मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा तरीका बता दूं। एक है केस कंट्रोल। पहले हम स्टार्ट करेंगे केस कंट्रोल से। तो केस कंट्रोल क्या है कि इसका मतलब है कि एक केस है और एक कंट्रोल है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो लोग हैं या दो इस किस्म के सैंपल हैं। अच्छा, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 10 मिनट के बाद जो है वो वीडियो, ये जो हमारी कॉल है ये कट जाएगी। तो आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है आफ्टर 10 मिनट्स। ओके? अच्छा, तो जो केस है और कंट्रोल है उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि एक के अंदर बीमारी है और एक के अंदर बीमारी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी क्या कुछ सेम है? बाकी दोनों एक ही एज के हैं, बाकी दोनों एक ही जेंडर के हैं, बाकी दोनों एक ही एरिया के हैं, बाकी दोनों की पास्ट हिस्ट्री सेम है, बाकी दोनों की जोन सा है वो मेडिकल हिस्ट्री सेम है, बाकी दोनों की जोन सा है वो फैमिली हिस्ट्री सेम है, ड्रग हिस्ट्री सेम है। तो हमें ये पता लगा कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक है, एक केस है और एक कंट्रोल है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लिया है? केस से और कंट्रोल से। ये अगर आप ये बिगिन देखें तो ये लिखा हुआ है केस और कंट्रोल से। तो केस आपके पास विद कंडीशन है और एक केस विदाउट कंडीशन है। तो कंट्रोल कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब मैंने दो बंदे लिए हैं, एक ही उम्र के, एक ही सेक्स के हैं, एक ही तरह के, सब कुछ सेम है। एक को डायबिटीज है और एक को डायबिटीज नहीं है। तो जिसको नहीं है वो कंट्रोल है। तो मैं अब उनकी ना हिस्ट्री में जाऊंगा, मैं पीछे जाके देखूंगा कि क्या इनमें कोई रिस्क फैक्टर पाया जाता था या नहीं पाया जाता। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ स्टडी प्रेजेंट में, और मैंने आज केस और कंट्रोल को पकड़ा और इनके पीछे जाके देखना शुरू कर दिया।
तो अब मैं जब पीछे देख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पास्ट में जा रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह की स्टडी कौन सी होती है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। तो केस कंट्रोल इज ऑलवेज अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, कि जिसमें आप क्या करते हैं, एक केस लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं, उनके पीछे जाके बस इतना देखते हैं कि भाई इसमें रिस्क फैक्टर था या नहीं था। अब वो रिस्क फैक्टर क्या है? अब वो रिस्क फैक्टर ओबेसिटी भी हो सकती है, वो रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अब अगर तो ओबेसिटी दोनों के अंदर सेम है तो आप हाइपरटेंशन को लेंगे रिस्क फैक्टर, लेकिन अगर हाइपरटेंशन दोनों के अंदर सेम है, यानी कि दोनों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप ओबेसिटी को एज अ रिस्क फैक्टर लेंगे कि भाई रिस्क फैक्टर ओबेसिटी में कितने चांसेस ऐसे थे कि जो पेशेंट थे जिनको आज डायबिटीज़ है, बाकी सब कुछ सेम है दूसरे पेशेंट की तरह, लेकिन इसके पीछे जाके हम देखते हैं कि क्या इसने ये काम किया या नहीं किया। या मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक बंदा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी पास्ट में जाके ये देखते हैं कि उसने कोई रिस्क फैक्टर, मतलब ये कि कोई मेडिसिन खाई है या नहीं, या कोई और इस तरह की मेडिसिन जो ये इफेक्ट कॉज कर सकती है। तो वो इफेक्ट कहाँ से आएगा? वो केस रिपोर्ट से आएगा। क्या आपको पता होगा, केस रिपोर्ट में पता लगा कि भाई दवाई खाओ तो ये मसला हो सकता है, तो आप इसी तरह मसले को पहले पकड़ लेंगे और फिर पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। केस कंट्रोल, केस है, कंट्रोल है, वहां से बिगिन करना है। आज मेरे पास दो हैं ग्रुप्स, एक केस है और एक कंट्रोल है, उनके हम माजी में जाएंगे। दूसरा अच्छा, इसमें ये इसने कुछ ना इसमें एग्जांपल्स दी हैं। अगर आप इसको मतलब एज एन आर्टिकल अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं, तो ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का है, और इसका ये DOI नंबर है, और ये दूसरा है, इसका भी ये DOI नंबर है, और ये केस कंट्रोल स्टडीज है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी हम और ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसने इसकी एक एग्जांपल आपको एस्प्रिन यूज एंड रे सिंड्रोम, कि हमने पहले रे सिंड्रोम है एक बंदे को और एक बंदे को रे सिंड्रोम नहीं है, तो हम दोनों के माजी में जाएंगे और जाके देखेंगे कि भाई रे सिंड्रोम वाले ने एस्प्रिन खाई थी या नहीं खाई थी, और इसी तरह जिस बंदे को नहीं है उसने भी एस्प्रिन खाई थी या नहीं खाई थी। ठीक है, दोनों के अंदर फैक्टर्स चेक करेंगे। तो ये जो सी स्टडी होती है इसे हम केस कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो उसने एग्जांपल दी है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक है, एक्सपोजर इसमें PPA है कि भाई PPA हेमोरेजिक स्ट्रोक आज मैंने देख लिया, और एक उसी सेम पॉपुलेशन के लोग जिनमें हेमोरेजिक स्ट्रोक नहीं है, मैं पीछे जाके देखूंगा इन्होंने PPA यूज किया था या PPA यूज नहीं किया था, दोनों ने। तो एडवांटेज क्या है इन, ऐसे आपके नहीं लगते, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है और कैन बी कंडक्ट क्विकली, तेजी से हो जाती है, फटाफट काम हो जाता है। अलाउज इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेवरल पॉसिबल एक्सपोजर और एसोसिएशन, काफी सारे, जाहिर बात है एक सिंगल एसोसिएशन नहीं, आप कई सारी एसोसिएशन निकाल सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? कंफाउंडिंग मस्ट बी कंट्रोल फॉर। अब मैंने एक फैक्टर देखा भाई, मैंने दूसरे फैक्टर तो देखे ही नहीं। जब मैंने एक ऐसा फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? कंफाउंडिंग हो जाएगी। ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉल बाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के बारे में अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में कौन सा बाइस होता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में हमेशा रिकॉल बाइस होता है, बंदा भूल जाता है मैंने पहले क्या खाया था। और सिलेक्शन बाइस, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बंदा ही सही नहीं सिलेक्ट किया। हो सकता है कि दो ग्रुप में सिर्फ डिजीज का फर्क ना हो, बल्कि और भी बहुत सारे फर्क हो, तो आपने सेम पॉपुलेशन लेनी है, सेम सैंपल्स लेने हैं, और एक फर्क सिर्फ ये होना चाहिए कि एक में डिजीज है और एक में नहीं है। अच्छा, मेजर ऑफ एसोसिएशन ओड रेशियोज इसमें निकाली जाती हैं कि क्या होती है जी, ओड्स ऑफ इवेंट या रिस्क रेशियो। रिस्क रेशियो रिलेटिवली केस कंट्रोल में कम निकाली जाती है, क्या होती है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जेब में रखें कि इसमें ओड रेशियोज फाइंड आउट की जाती है, रिस्क रेशियो बहुत कम फाइंड आउट की जाती है। क्यों की जाती है वो आगे आगे हम आएंगे उसकी तरफ। दूसरी आ जाती है कोहोर्ट। तो कोहोर्ट जो सी है, इसमें और केस कंट्रोल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये दो किस्म की होती है। जो कोहोर्ट होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है और वो केस कंट्रोल भी हो सकती है। तो एक बात याद रखें कि जो आपको अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, तो जो केस कंट्रोल है वो हमेशा ये ऐसे जाती है, वन साइडेड होती है, ऐसे से पीछे जाती है कि आज बंदा देख लिया, पीछे जाके उसके देखा। लेकिन जो कोहोर्ट है, अगर हम आपको ये देखें, इसमें ये प्रेजेंट है और ये पास्ट। तो प्रेजेंट में हम खड़े, पहले हम उठ के जाएंगे पास्ट में,
मैंने अभी नहीं देखा कि क्या है या क्या नहीं है, पहले मैं उठा, प्रेजेंट में उठा, मैं पास्ट में गया, मैंने एक पॉपुलेशन पाकिस्तान की है या लाहौर की पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपल निकाल लिया, ठीक है ना, सैंपल मतलब मैंने 10,000 लोग ले लिए, उनके अंदर मैंने देखा कि क्या इनमें रिस्क फैक्टर पाया गया या नहीं पाया गया, ठीक है, कि उन 10,000 लोगों में मैंने देखा कि क्या इन 10,000 लोगों में ओबेसिटी है या ओबेसिटी नहीं है थी, मतलब पहले पास्ट में इनमें ओबेसिटी थी या नहीं थी, और आज इनको डिजीज हुआ है या नहीं हुआ। तो ये अगर आप देखें तो ये यू टर्न बनता है, वापस आता है, तो ये पहले स्टार्ट करेगी, बिगिन, इट इज ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द पास्ट एंड इट विल कम टू द प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट में आके रुक जाती है तो इसे हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी। और अगर मैं कहता हूं आपको कि इसे और 2 साल तक आप स्टडी करते रहें, देखें 2 साल बाद इस पेशेंट में क्या होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगी, प्रोस्पेक्टिव हो जाएगी। तो जब वो फ्यूचर में चली जाएगी तो वो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगी, और जब वो प्रेजेंट में आके रुक जाएगी तो वो आपकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी रहेगी। तो कोहोर्ट में क्या है, आपने केस कंट्रोल में क्या था, आपने शुरू में पहले केस और कंट्रोल ले लिया, इसमें क्या है, पहले आपने सैंपल लिया, सैंपल में देखा रिस्क फैक्टर है या नहीं है, और फिर उसके अंदर देखा आगे आके कि आज किस बंदे को डिजीज हुआ है, रिस्क फैक्टर वाले को डिजीज हुआ या नहीं हुआ, और जिसको रिस्क फैक्टर नहीं था उसको भी कहीं डिजीज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि बाद अगर हम ये असेस कर लेते हैं कि भाई जिसमें रिस्क फैक्टर है उसी में डिजीज होगा, भाई लाजमी नहीं है। आप एक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये मल्टी फैक्टोरियल चीज हो सकती है, हो सकता है कि रेयर डिजीज एक ही चीज से, एस्पिरिन से नहीं होता, हो सकता है किसी और चीज से भी होता हो, तो आपने उस चीज को ही इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। तो रिस्क फैक्टर है या नहीं है, जिसने एस्पिरिन यूज की है या नहीं की है, आपने उसको देखना है कि आगे आके कभी लाइफ में उसको कहीं पे भी वो रेयर डिजीज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एडवांटेजेस, लेस एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, नो लॉस टू फॉलो अप, एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट इश्यूज सेम वही है, एज गुड एज डाटा अवेलेबल। ये इसका तभी फायदा है जब डाटा अवेलेबल है। आप हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल से डाटा इकट्ठा करें, सैंपल इकट्ठा कर लें, ठीक है। एलजीएस में चले जाते हैं, लाहौर का आपको डाटा मिल गया, वहां से आपने सैंपल कलेक्ट किया, उनमें देखा कि इनमें रिस्क फैक्टर था या नहीं था, फिर आपके पास फॉलो फाइल्स होती हैं उनकी, आप देखते हैं कि आज उस पेशेंट की क्या कंडीशन है, आप उसको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, हाँ जी आपको डायबिटीज तो नहीं हुई है या आपको रे सिंड्रोम तो नहीं हुआ है, तो ये आपके पास सारा का सारा डाटा आ जाएगा। तो ये है प्रोस्पेक्टिव। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में चला जाऊंगा कि मैं आपको ये कहता हूं कि अब इन पेशेंट को 1 साल तक आप फॉलो करते रहे, तो फिर वो क्या हो जाएगी, प्रोस्पेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका इतना सा फर्क है। और ये एडवांटेज इसका, केस कंट्रोल, कंफाउंडिंग फैक्टर ऑफ ग्रेट एक्सीलेंट, इसमें कंफाउंडिंग फैक्टर के चांसेस जो से वो कम है और ईजियर टू प्लान है। और डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव है, क्योंकि जारी बात आप फॉलो अप कर रहे हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको अपना जो सा स्टाफ हायर करना पड़ेगा इस काम के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम रुक जाते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टार्ट करने से पहले। इसमें सिर्फ आपने रिस्क रेशो निकालनी है, हमेशा याद रखें इसमें रिस्क रेशो निकालनी है।